दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी मंडली की सदस्य स्मृति सचदेवा की लिखी कहानी डियर माँ। वो गुजरते नवंबर की कोई शाम थी। त्योहारों और रोशनियों में सच के आया नवंबर जाता जाता दिल्ली को कोहरे की दुशाला उड़ाए जा रहा था। गुलाबी सर्दी ठिठुरती ठंड में बदल गई थी। शामें उदास होने लगी थीं। हवा का एक तेज झोंका आया तो मैं अपने स्वेटर में जरा सा और सिमट गया। माँ का बुना ये स्वेटर मुझे माँ के करीब होने का एहसास कराता है। हवा भी बड़ी चालाक होती है। मौसम में जरा सी उदासी घुल जाए कि ये घर से दूर रहने वाले परिंदों को छेड़ने लगती है, घर की याद दिलाने लगती है। मुझे भी घर याद आ रहा था, माँ याद आ रही थी। कमरे से फोन की घंटी बजने की आवाज़ आई तो मैंने ख्यालों की दुनिया से बाहर आकर कलाई पर बंधी घड़ी पर एक नज़र डाली। मैं मुस्कुरा दिया। रात के 8:30 बज रहे थे। जब से मैं नौकरी करने दिल्ली आया हूँ, मेरे पापा रिटायर्ड कर्नल विजय सिंह हर रोज़ ठीक इसी समय फ़ोन करते हैं। हर रोज़ की बातें भी एक सी ही होती हैं। एक दूसरे की खैर खबर लेने के बाद हम दोनों को ही ये नहीं समझ आता कि आगे क्या बात की जाए। हमारा रिश्ता हमेशा से ऐसा ही रहा है, या शायद सारे बाप बेटे एक दूसरे के साथ ऐसे ही होते हैं। माँ के साथ मेरी ट्यूनिंग अलग थी। हम हमेशा से बेस्ट बडीज थे, पक्के वाले दोस्त, और घर की किचन हमारा अड्डा थी। जब शाम को माँ खाना बना रही होती तो मैं जाकर पास की काउंटर पर बैठ जाता और माँ को सारे दिन की बातें बताता। मैं अब भी माँ को सारे दिन की बातें बताता हूँ, ईमेल्स लिखकर। डियर माँ, आज खाने के डिब्बे में सुनीता दीदी ने फिर से तुरई की सब्जी भेज दी। मन तो किया उनको कॉल करके कह दूं कि अगर एक बार और मेरे डिब्बे में ना तुरई की सब्जी आई तो मैं उनकी छुट्टी करके किसी और मेस से खाना मंगवाना शुरू कर दूंगा। और मैंने फ़ोन मिलाया भी, पर जब दीदी ने फ़ोन उठाया तो मैं बस इतना ही कह पाया कि दीदी प्लीज़ तुरई की सब्जी मत भेजा करो ना। हाँ हाँ, मुझे मालूम है इस बात पे तुम खूब हंसोगी और कहोगी माँ ही है जो तुम्हारे सारे नखरे उठाती है, और कोई नहीं उठाएगा। देख ना, मैं कुछ दिन में खुद बहुत अच्छा खाना बनाना सीख जाऊंगा, और फिर इस तुरई और सुनीता दीदी दोनों की छुट्टी। काश किसी तरह बुआ और चाची के दिमाग से मेरी शादी के ख्याल की भी छुट्टी हो सकती। आजकल सुबह शाम फूलों के गुलदस्तों वाले गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के मैसेजेस के साथ साथ अब बुआ लड़कियों की फोटो भी भेजने लगी, और कसम से आज तो हद ही हो गई। मैंने चाची का एक मैसेज सीन करके क्या छोड़ा, उन्होंने एक बागबान टाइप का कोट भेज दिया मुझको। उसमें लिखा था, जो बच्चे अपने बड़ों के फैसलों की इज्जत नहीं करते उन्हें जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून, उफ, कभी कभी तो लगता है कि बड़ी गलती हुई मुझसे जो 26 साल का हो गया। चैन सुकून सब खत्म हो गया जिंदगी से। अब तुम बुआ और चाची की साइड लेना मत शुरू कर देना माँ। मैं इतनी जल्दी शादी के जंजाल में नहीं फंसना चाहता। खैर, अब मैं चलता हूँ, सुबह जल्दी उठना है। तुम अपना ख्याल रखना। लव, रौनक। मैंने ईमेल लिखकर इनबॉक्स बंद किया तो सामने लैपटॉप के स्क्रीन सेवर पर लगी तस्वीर आ गई। मुस्कुराती हुई माँ और उनके गले में बाहें डालकर खड़ा मैं। मेरा गला रुंधने लगा, याद करने लगा माँ का स्पर्श। माँ, काश तुम लौट आओ तो तुम्हें जोर से गले लगा लूंगा। आई मिस यू माँ, आई मिस यू सो मच। तुम क्यों चली गई मुझे छोड़कर? तुम्हें हर शाम यूं इस तरह मेल लिखता हूं तो लगता है कि तुम हो कहीं, देखती होगी शायद मुझको, पढ़ती होगी शायद मेरी ईमेल्स। लेकिन फिर दिल भर आता है ये सोचकर कि तुम्हारा कभी कोई जवाब नहीं आएगा अब। हर शाम सोचता हूं कि आने वाली शामें बेहतर होंगी। कल तुम शायद जरा कम याद आओगी, दिल का दर्द शायद कम होगा कल, मगर हर शाम तुम उतनी ही शिद्दत से याद आती हो। कहीं से लौट आओ ना माँ, आई नीड यू। रात का कोहरा छंट चुका था। हवा में बीती शाम की नमी अभी बाकी थी, लेकिन बादलों के साथ आंख मिचौली कर रहे सूरज की तपिश से मौसम हल्का लग रहा था। वो रविवार की सुबह थी।
मैं टीवी के सामने काउच पर बैठा ऊँघ रहा था कि अचानक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। पापा, इतनी सुबह? मैंने हड़बड़ाहट में फ़ोन उठाया। पापा, सब ठीक तो है ना? मेरी आवाज़ में चिंता थी। हाँ बेटा, सब ठीक है। वो दरअसल एक इम्पॉर्टेंट बात करनी थी, इसलिए इस टाइम फ़ोन किया। विजेंद्र अंकल याद है तुमको? विजेंद्र अंकल? मैंने दिमाग पर जोर डाला। आपके बचपन के दोस्त ना? हाँ वही। कल शाम उनका फ़ोन आया था, तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। मेरे बारे में? हाँ, एक्चुअली ही हैज़ अ ब्यूटीफुल डॉटर ऑफ योर एज, और उनको लगता है कि उसके लिए अच्छा मैच रहोगे। अच्छा मैच मतलब? मैंने अनजान बनते हुए पूछा। अरे यार, शादी के लिए भाई, और किस लिए? बरखा भी दिल्ली में ही नौकरी कर रही है, फैशन डिजाइनर है। बरखा? मैंने दोहराया। मैंने पापा के होठों से एक अरसे बाद ये नाम सुना था। मन भर आया। माँ का नाम था बरखा। बेटा, मैं चाहता हूँ तुम दोनों मिल लो, एक दूसरे से जान पहचान कर लो। जी पापा, जैसा आप कहें। मैंने फ़ोन रख दिया। डियर माँ, आज की सुबह अपने साथ एक नई आफत, मेरा मतलब एक नया रिश्ता लेके आई है। लेकिन इस बार ये आफत लाने वाली बुआ या चाची नहीं है। इस बार ऑर्डर्स ना सीधा हाई कमांड ने जारी किए हैं। मुझे कहते हैं, मैं चाहता हूं तुम मिल लो। भाई, मजाक चल रहा है क्या यहाँ? हैं? जो वो कहेंगे मिलने चले जाओ, और मैं मुंह उठा के मिलने चला जाऊंगा? वैसे मैंने मिलने के लिए हाँ बोल दी है, तुम्हें तो पता है कि मैं उनको मना नहीं कर पाता। तुम्हें क्या लगता है माँ, मेरे लिए कैसी लड़की सही लाइफ पार्टनर साबित होगी? वैसे मालूम है उस लड़की का नाम क्या है? बरखा। नाम तुम्हारा है, अगर लड़की भी तुम्हारे जैसी हुई तो मैं सोचूंगा शादी के बारे में। हाँ ठीक है ठीक है, अब तुम बैठ के मुस्कुराती रहो, मैं चलता हूँ। लव, रौनक। दोपहर में मुझे बरखा का कॉल आया तो हमने उसी शाम कैफ़े ब्लू मून में 5 बजे मिलना तय किया। मैंने अपनी अलमारी से नीली शर्ट निकाल ली। माँ कहती थी कि नीला रंग बहुत सूट करता है मुझे, इसीलिए ख़ास मौक़ों पे नीला ही पहनता हूँ। एक अरसे बाद यूँ मैं किसी से मिलने बाहर जा रहा था। जब से दिल्ली आया था बस काम ही तो कर रहा था, निजी ज़िंदगी बची कहाँ थी। एक वक्त था जब मुझे घूमने फिरने का बहुत शौक था। माँ कहती थी इस लड़के के पैरों में चक्कर है, पर अब फ्लैट से ऑफिस, ऑफिस से फ्लैट, बस यही जिंदगी थी। 16 साल के रौनक को अगर कोई बता देता कि 26 साल में उसकी जिंदगी इतनी बोरिंग हो जाएगी तो वो परमानेंटली जाके पहाड़ों में बस जाता। पर तब बात अलग थी। 16 साल के रौनक के पास माँ थी, उसकी कारस्तानियों पर पर्दा डालने के लिए। अगर माँ छोड़कर नहीं गई होती तो मैं भी शायद ऐसा नहीं होता। मैं तय समय से 10 मिनट पहले ही कैफ़े ब्लू मून पहुंच गया था। बरखा कुछ आधा घंटा देर से आई। उसने नीली रगेड जीन्स और सफ़ेद शर्ट के साथ सफ़ेद हाई हील्स पहने थे। बालों में लाल रंग के हाइलाइट्स थे, कलाई पर टैटू। मेरी नज़रों के सामने जाने क्यों सादा से सलवार कमीज़ के साथ जुत्ती पहने हुए मेरी माँ आ गई। जैसा सोचा था वैसी नहीं थी ये लड़की, माँ जैसी तो बिल्कुल नहीं थी। गुड इवनिंग सर। वेटर की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। कुछ देर की औपचारिक सी बातचीत के बाद हम दोनों अब चुपचाप बैठे थे। बरखा की नज़रें जो पिछले कुछ मिनट से मुझ पर टिकी थीं वो मुझे असहज कर रही थीं। नज़र मिलाने से कतरा रहा था मैं, सो कॉफ़ी के झाग के साथ चम्मच से खेल रहा था। तुम हमेशा इतना कम बोलते हो? बरखा ने पूछा तो मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा, जितनी ज़रूरत होती है उतना बोलता हूँ। वैसे तुम क्या कभी किसी लड़की के साथ डेट पे नहीं गए? उसने कॉफ़ी का घूंट भरते हुए फिर पूछा। मेरी इमेज उसके सामने शायद एक बोरिंग इंसान की बनती जा रही थी, जो बाय द वे मैं था भी। मैं कुछ कहता इससे पहले ही वो बोली, बहुत नर्वस लग रहे हो इसलिए पूछ रही हूँ। अब मैं और नर्वस हो गया। उसने शायद मेरा अनमनापन महसूस कर लिया। वो मुस्कुरा दी और बोली, अरे चिल करो यार, भूल जाओ ना हम शादी के रिश्ते के लिए मिले हैं। एक बार मिलके शादी करने का ख्याल तो ना मुझको वैसे भी फजूल लगता है। मैंने उसे सवालिया नज़रों से देखा तो वो बोली, मैं शादी करना चाहती हूँ पर थोड़ा टाइम लेके। तो हम शुरुआत दोस्त बनने से करते हैं, ठीक है? मैं कुछ कहने ही वाला था कि अचानक बैकग्राउंड में बज रहा गाना बदल गया। वो खुशी से बोली, ओह दिस इज़ माई फेवरेट सॉन्ग। कोई अंग्रेज़ी गाना बज रहा था।
वो गाने के बोल दोहराने लगी और मेरे कानों में एक प्यारी सी गजल गूंजने लगी। आवाज दूर कहीं अतीत से आ रही थी, मेरे घर की रसोई से। माँ अक्सर खाना बनाते हुए गजलें गुनगुनाया करती थी। ओके, आई सी यू अराउंड, बरखा ने कहा और हम दोनों ने हाथ मिलाया और अपने अपने घर की तरफ चल दिए। डियर माँ, मुझे मालूम है तुम्हारे पेट में ना मरोड़ पड़ रहे होंगे जानने के लिए कि ये मेरी सो कॉल्ड डेट कैसी रही। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ से शुरू करूँ इस लड़की की तारीफ में। पता है माँ, मैंने 40 मिनट इंतजार किया है आज उसका। किसी को इतना इंतजार कराना इज इनह्यूमन माँ। और बंदा इतनी लेट आए तो कम से कम सॉरी तो बोल दे, पर उसने ये जहमत भी नहीं की। वैसे पापा भी ना एकदम चुन के दुनिया की सबसे बड़ी सैंपल लाए थे मेरे लिए। मैं हल्की सी दाढ़ी बढ़ा लूं उनको इतना भी बर्दाश्त नहीं, और बहू बनाने के लिए लड़की लाए चटक लाल बालों और टैटू वाली। अच्छा, और बरखा नाम तो बिल्कुल जचता ही नहीं उस पे। मुझे नहीं करनी है उससे शादी, और आई एम श्योर उसको भी नहीं करनी है। नहीं, अब हम इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। बस मैं चलता हूँ, ख्याल रखो अपना। लव, रौनक। इस बात को कुछ 15-20 दिन हो चुके थे। रिश्ते की बात जरा ठंडी पड़ गई थी। बरखा ने उस दिन के बाद कांटेक्ट नहीं किया, पापा ने भी इस बारे में कोई बात नहीं की, और बुआ और चाची पहले की तरह रिश्ते भेजने लगी। मेरी जिंदगी अपने पहले के रूटीन पे लौट ही रही थी कि अचानक एक दिन बरखा का कॉल आ गया। बरखा कॉलिंग। फोन स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। मैं कुछ देर फोन की स्क्रीन ताकता रहा, फिर फोन उठा लिया। हाय रौनक, व्हाट्स अप? शाम के इस वक्त भी इस लड़की की आवाज में कितनी एनर्जी थी। हाय बरखा, अच्छा सुनो, कल संडे है, ब्रेकफास्ट साथ करते हैं। इससे पहले कि मैं कोई बहाना बनाकर मना कर पाता, वो बोली, कम ऑन यार, कोई बहाना मत बनाना, अब कल 10 बजे मिलते हैं, लोकेशन मैं सेंड कर दूंगी। अच्छा अभी मुझे जाना है, ओके बाय, गुड नाइट। बरखा, हेलो हेलो। इसके पहले मैं कुछ कह पाता वो फोन काट चुकी थी। अगले दिन फिर से मैं समय के पहले ही तय जगह पर पहुंच गया। इस दफा मिलने के लिए बरखा ने एक बुक कैफे चुना था। एकदम शांत जगह थी। एक तरफ खूबसूरत नीली बुक शेल्व्स में करीने से लगी किताबें, और दूसरी तरफ बैठने के लिए मेज और कुर्सियां और बहुत सारे खूबसूरत इंडोर पौधे। मैंने बुक शेल्फ से शायरी की एक किताब निकाली और अदरक वाली चाय ऑर्डर कर दी। क्या पढ़ रहे हो? उसने पीछे से अचानक आकर पूछा तो मैं चौंक गया। वो आज फिर देर से आई थी। तरकश, कुछ सुनाओ ना, उसने कहा तो मैं असहज हो गया। अरे सुनाओ ना प्लीज। उसने मनोहार की तो मैंने किताब की तरफ देखा और एक नज्म कहने लगा। उसे पता ही नहीं इंतजार करने का दुख जॉन, मैं उसके पास कभी देर से गया ही नहीं। मैंने तंज किया था उसके देर से आने पर। उसके चेहरे पर एक शर्मिंदा सी मुस्कुराहट आ गई। फिर टिश्यू पर कुछ लिखकर उसने मेरी ओर सरका दिया। सॉरी लिखा था, साथ में एक उदास स्माइली भी बनी थी। मैंने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसने भी एक स्माइली जैसा उदास चेहरा बना लिया। मुझे हंसी आ गई। वैसे ये भी एक टैलेंट है, उसने कहा तो मैंने सवालिया नजरों से उसको देखा। ये जावेद अख्तर की किताब से पढ़कर जॉन एलिया की शायरी सुनाना टैलेंट ही तो है। मेरी चोरी पकड़ ली थी उसने। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम पकड़ पाओगी ये बात। स्मार्ट हाँ? मैंने कहा तो वो इतराते हुए बोली, स्मार्ट एंड ब्यूटिफुल। पर मैंने तो खूबसूरत नहीं कहा तुमको। कोई बात नहीं, अब कह दो, उसने कहा तो मैंने उसे एक नजर देखा। गोल से चेहरे पर बड़ी बड़ी आंखें और मुस्कुराते वक्त गालों में पड़ते गड्ढे। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। उसने मुझे यूं उसे देखते हुए देख लिया था। सो यू रीड? मैंने टॉपिक बदलने की कोशिश करते हुए कहा। या, पर मैं उस सेक्शन की बुक्स पढ़ती हूँ। उसने एक अंग्रेजी नॉवेल्स की शेल्फ की तरफ इशारा करते हुए कहा। शायरी की किताबों का शौक पापा को है। वो तो हमेशा कुछ कुछ पढ़ के सुनाते रहते हैं, और उनकी अपनी लिखी शायरी अगर सुन लोगे ना तुम, तो तुम्हारा शायरी से विश्वास ही उठ जाएगा। हम दोनों हंसने लगे। वैसे मुझे लगा नहीं था तुम्हारा कोई खास इंटरेस्ट होगा किताबों में, मैंने कहा तो बरखा मुस्कुराकर बोली, बुक्स को कवर से और इंसानों को लुक से जज करोगे ना मिस्टर, तो यू विल ऑलवेज मिस आउट ऑन द गुड वंस। मैं शर्मिंदा हुआ था जरा सा उसकी ये बात सुनकर। तुम्हें सिर्फ शायरी पढ़ना पसंद है?
नहीं, नॉवेल्स भी पढ़ता हूँ और चेहरे भी। बड़ी देर तक हम बातें करते रहे उस दिन, किताबों की और एक दूसरे की भी। डियर माँ, आज मैं एक बड़ी प्यारी सी जगह गया था, एक बुक कैफे। एकदम मेरे टाइप की जगह थी। पता है वो कैफे मेरे घर के इतना पास है, फिर भी मुझे उसके बारे में पता ही नहीं था। बरखा ने बताया। हाँ माँ, बरखा के साथ ब्रेकफास्ट पे गया था। वैसे जितनी जल्दी मुझे वो पहली मुलाकात में लगी थी ना, उतनी है नहीं। और बालों को अगर इग्नोर कर दें तो देखने में भी ठीक ठाक ही है। बस उसकी ये लेट आने वाली आदत का ना कुछ नहीं किया जा सकता। वैसे शायद मुझ में ही बहुत ज्यादा कीड़ा है हर जगह टाइम से पहले पहुंचने का, और वो भी तुमसे ही आया है। तरफदारी नहीं कर रहा हूं उसकी, फैक्ट्स बता रहा हूं। नहीं, उसे तुम्हारी बहू बनाने का अब भी कोई इरादा नहीं है माँ, पर हाँ, हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं। चलो अब छेड़ो मत मुझे, मैं जा रहा हूँ। ख्याल रखो अपना। लव, रौनक। फोन का मैसेज अलर्ट बजा। बरखा ने अपनी तस्वीर भेजी थी। आधा चेहरा किताब से ढका था और नीचे लिखा था करंट रीड। पढ़कर मुझे बताना कैसी है, फिर मैं भी पढ़ूंगा। मैंने रिप्लाई किया। अब अक्सर बरखा के मैसेज और कॉल्स आने लगे थे। कभी कभी वो अपनी 2 अलग अलग ईयरिंग्स में तस्वीरें भेजकर पूछती कौन से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, तो कभी शाम में ऑफिस के झगड़े की कोई कहानी सुनाने लगती। उसको तो ना मैं छोड़ूंगी नहीं। ऐसे कैसे कर सकता है कोई। वैसे तुम्हारा नाम बरखा नहीं, बिजली होना चाहिए था। मैं चिढ़ाते हुए कहता तो वो उलट जवाब देती, हाँ, जैसे तुम्हारा नाम रौनक नहीं, शांति होना चाहिए था। बातों में किसी को नहीं जीतने देती थी ये लड़की, लेकिन इसकी बातों ने मेरी शामें थोड़ी कम उदास कर दी थी। मैं खुश रहने लगा था अब। आज दिसंबर की 27 तारीख है, वो तारीख जो मुझे खुद को कभी भूले से भी भूलने नहीं देती। आज से ठीक 4 साल पहले वो मेरी जिंदगी की एक बेहद उदास शाम थी, और उसके बाद की हर शाम पिछली शाम से ज्यादा उदास। लोग झूठ कहते हैं कि वक्त हर जख्म भर देता है। सच ये है कि माँ बाप के चले जाने का दर्द हमेशा हमारे साथ रहता है। जिन्होंने सारी उम्र हमें हर दुख से बचाकर रखने की कोशिश की हो, उनके जाते ही गम मुंह चिढ़ाते हुए जिंदगी में आने लगते हैं। खुशियां हमेशा अपने साथ एक काश लिए आती हैं कि काश अगर वो होते तो। अपनी ही कोई आदत अक्सर उनकी याद दिलाकर जख्म हरे कर देती है। और यादें सबसे बेरहम होती हैं। खुशी के बीते लम्हे सामने लाकर दुख के मंजर पैदा करती हैं। मैं कमरे में अंधेरा किए बैठा माँ की पसंदीदा गजलें सुन रहा था। अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं इस वक्त किसी से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन जब लगातार डोरबेल बजने लगी तो मैंने गुस्से में दरवाज़ा खोल दिया। सामने बरखा खड़ी थी। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? रात से कॉल्स नहीं उठा रहे हो, सुबह से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। उठा के डस्टबिन में फेंक दो ना फ़ोन, अगर ऐसे ही करना है तो। वो दंदनाते हुए मेरे फ्लैट के अंदर चली आई। अब ये इतना अंधेरा किस खुशी में कर रखा है? उसने मेरे कमरे की सारी लाइट्स जला दी। मेरी तरफ देखते ही उसका गुस्सा चिंता में बदल गया। रौनक, सब ठीक तो है? उसकी आवाज़ में फिक्र थी। हाँ हाँ, सब ठीक है, मैंने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें नहीं बताना तो मत बताओ, पर झूठ तो मत बोलो। मेरी मुस्कुराहट के पीछे छुपी उदासी देख ली थी शायद उसने। अरे वो छोड़ो, ये बताओ चाय कॉफ़ी क्या लोगी? मैंने टॉपिक बदलते हुए कहा। चाय, उसने कहा तो मैं किचन में चला गया। चाय तो बड़ी अच्छी बनी है, कहाँ से सीखी? उफ़ो, माँ से, और कौन? मैं कहते कहते रुक गया। उसकी आंखें भी मुस्कुराते मुस्कुराते जैसे उदास हो गईं। मुझे फ़ोटो दिखाओ ना उनकी, उसने कहा तो मैं कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर कमरे से लैपटॉप उठाकर ले आया। सच अ ब्यूटिफुल पिक्चर, उसने एक तस्वीर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। यह मेरी और माँ की लास्ट फोटो थी साथ में। मेरी आंखें छलक आईं। उसने कुछ कहा नहीं, बस जरा सा करीब आकर मेरी हथेली थाम ली। और ये स्पोर्ट्स डे की फोटो है। माँ और मैं 3 लेगेड रेस में सेकंड आए थे। मैं सारी शाम उसे तस्वीरें दिखा दिखा कर कहानियां सुनाता रहा। वो बस मुझे यादों के सफर में गुम हुआ देखकर मुस्कुराती रही। डियर माँ, आज तुम्हें गए पूरे 4 साल हो गए। हर साल इस दिन मुझे तुम बाकी दिनों से थोड़ी ज़्यादा याद आती हो।
हाँ माँ, मुझे याद है तुमसे वादा किया था मैंने कि तुम्हारे बारे में सोचकर कभी दुखी नहीं होऊंगा। लेकिन एक चीट डे तो मुझको भी मिलना चाहिए ना। वैसे आज मैंने बस आधा दिन चीटिंग की। दोपहर तक बहुत उदास था। उसके बाद बरखा आ गई थी। उसके साथ वक्त कैसे बीत जाता है मालूम ही नहीं चलता। माँ, अब तो मुझे फिर से छेड़ना मत शुरू कर दो। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त है। पता है, तुम्हारे जाने के बाद आज पहली बार किसी से तुम्हारी बातें की हैं मैंने। पहली बार तुम्हारे अलावा किसी के सामने मैंने आंखें भिगोई हैं। और वो इतनी बकबक करने वाली लड़की आज आज चुपचाप बैठी घंटों मेरी बातें सुनती रही। वैसे मुझे तो वो चपड़ चपड़ करती हुई प्यारी लगती है। क्या मुस्कुरा क्यों रही हो? दोस्त प्यारे नहीं लग सकते? नहीं माँ, मैं नहीं करता प्यार उससे। बोल दिया ना, नहीं करता प्यार। माँ बस भी करो अब। अच्छा ठीक है, करता हूं प्यार उससे। लव, रौनक। बस इतनी सी थी ये कहानी।